हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके सिलेबस में यानी कंप्लीट मशीन में ही आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। हालांकि उन टॉपिक को मैं अब अलग तरीके से कवर किया हूं, पर मुझे लगता है ओवरऑल अगर इंडक्शन मशीन को समझना है तो इन टॉपिक को समझना पड़ेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन चल रहा है, हमने फेज स्प्लिट मोटर पढ़ लिया है एक पहला टाइप। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने की मैं बताता हूं। देखिए, एक्चुअली ये मिट गया था, इसीलिए मैंने संजोग से एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो उसी को दोबारा लिखा हूँ। ये किसी कारण से इसका स्विच ऑफ हो गया था, तो ये पोस्ट वो जो स्क्रीन रहा वही मैं लेके आ गया हूँ, अब दोबारा ना लिखना पड़े। ओके, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि क्या है ये टॉपिक है। जैसे स्टार्टिंग टॉर्क, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होते हैं स्टार्टिंग टॉर्क, क्या होते हैं मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क। ओके, क्या होते हैं फुल लोड टॉर्क, अलग अलग नाम से बराबर कंफ्यूज होते हैं। हालांकि पहले भी कई बार चीजों में हमने कुछ कुछ बातों को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज सेपरेटली इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है ताकि ऐसे कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी बचे ही ना। सिंक्रोनस स्पीड, नो डाउट, ये तो सबको पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, यानी कहीं ना कहीं एनएस और एनआर के बीच, रोटर के स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा। स्टार्टिंग करंट क्या होता है ना, मशीन के अंदर स्टार्टिंग करंट क्या है और रनिंग करंट क्या है, इनकी भी चर्चा करूंगा मैं। स्टार्टिंग करंट क्या है और रनिंग करंट क्या है, इनकी भी चर्चा करूंगा। और टाइम में फेज डिफरेंस क्या होता है एंड वाइंडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनकी भी चर्चा करूंगा जी। वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनकी भी चर्चा करूंगा, है ना। कई बार आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा वाइंडिंग में डिस्प्लेसमेंट, कई बार बोलता होगा कि दो जो है वेव के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं मिला, 90 नहीं मिला, 30 मिला, 40 मिला। तो इन सारी चीजों की चर्चा आज एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हो जानी है। चलिए सर, सेशन की शुरुआत करता हूं मैं। एक चीज पहले मैं बता दूं, सिंगल फेज मशीन की अगर चर्चा हो रही है, सिंगल फेज मशीन की चर्चा अगर हो रही है, तो सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो है ये दो वाइंडिंग थे, एक मेन वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, है ना। जब एक वाइंडिंग था तो हमने ये भी देखा था कि एक वाइंडिंग में इसके मोटर रन नहीं कर पाते थे, स्टार्टिंग टॉर्क 0 था। एक बार कोई बंदा घुमा दे तो फिर टॉर्क आ जाएगा, लेकिन जब दो वाइंडिंग दिया तो खुद से मोटर घूमने लगा, यानी तब स्टार्टिंग टॉर्क एग्जिस्ट करने लगा। आइए तो एक एक चीज की चर्चा होगी जी। सबसे पहला स्टार्टिंग टॉर्क क्या है मशीन का। देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क ये है कि अगर आपने कोई मोटर बनाया है, इसमें आपने अगर सप्लाई दिया, अगर इस मोटर में आपने सप्लाई दिया हुआ है, तो रोटर जो है वो स्टार्टिंग में जिस भी स्पीड से घूमने लगा, स्टार्ट में उसको कितना टॉर्क मिला कि वो उस तरीके से घूमने लगा, वो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगर मैं कर्व के थ्रू कहूं तो आइए जी, बिल्कुल एक एक चीजों की चर्चा होगी आज। जब आपका मशीन में सिर्फ कौन सा वाइंडिंग था सर आपके मशीन में सिर्फ कौन सा वाइंडिंग था, एक वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग था, तो आपका मोटर कैसे चलता था जी, यानी स्टार्टिंग टॉर्क उसका 0 था और फाइनली मोटर अपने किस स्पीड पे जाएगा, एनएस स्पीड पे जाएगा। फाइनली मोटर क्या चलेगा, एनएस स्पीड पे। यानी एक मोटर को आपने अगर सप्लाई दिया है तो एनएस वहां पे हमेशा रहेगा, एनएस हमेशा रहेगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब मोटर भी रन करता है तो एक सिंगल फेज अगर अवेलेबल हो, एक से, हालांकि इसको बढ़िया तरीके से अरेंज करूं, वेट अ सेकेंड में बढ़िया तरीके से कर्व इसका बना दूं, वेट अ सेकेंड, कर्व थोड़ी अच्छी से बनने हो चाहिए। ये देखिए, थोड़ा स्पेस भी हो तो बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये रहा कर्व, है ना। तो स्टार्टिंग जो टॉर्क है, ये कर्व है टॉर्क का जी, है ना। ये है स्पीड का, ये है स्पीड का। तो जब आप मशीन में क्या करते हो, जब आप मशीन में सप्लाई देते हो तो स्टार्टिंग टॉर्क उस टाइम क्या था मशीन का, 0, है ना। सिर्फ एक मेन वाइंडिंग, ये किसके कारण है, ड्यू टू मेन वाइंडिंग, ड्यू टू मेन वाइंडिंग।
ध्यान से समझिए। तो मेन वाइंडिंग इसका स्टार्टिंग टॉर्क, शुरुआत में टॉर्क 0, तो TST जो है यहां पे ये स्टार्टिंग टॉर्क कहलाता है। TST क्या कहलाएगा जी? स्टार्टिंग टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये वाला। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, ये इसका क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्या होगा इसका? मैक्सिमम टॉर्क होगा। ओके, और ये जो बनेगा यहां पे NS है, और अगर ये NR शुरुआत से कोई रोटर चल रहा है, कोई रोटर चल रहा है और यहां तक पहुंच गया NS के बराबर, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं होगा। तो रोटर हमेशा थोड़ा पहले चलता है। इंडक्शन मोटर में चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज, हमेशा NS से थोड़ा पीछे चलता है। तो कोई मोटर अगर चलना शुरू किया तो ये कहाँ चलेगा सर? NS से थोड़ा पीछे चलेगा। कहाँ चलेगा सर? NS से थोड़ा पीछे। तो NR हमेशा जो होता है NS से थोड़ा पीछे रहता है। तो इस कंडीशन में मोटर की जो टॉर्क होती है, ये लो, मोटर की टॉर्क क्या है जी? ये। तो इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे हम, यहां पर मैं बोलूंगा इसका रनिंग टॉर्क। इसको क्या बोलूंगा? रनिंग टॉर्क। सब टॉर्क की बात करूं, या इसी को बोलते हैं फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क, इसी को क्या बोलते हैं? पहले बातों को समझ लीजिए। एक कर्व से मैं सब चीज को बता रहा हूं। जहां पर रोटर लगातार रन कर रहा हो उसी को रनिंग टॉर्क या फुल लोड टॉर्क। फुल लोड पे मोटर तो ही चलेगा। मान ले आपके घरों की जो मोटर चल रहा है, वो जो रनिंग कंडीशन में चलेगा, ध्यान से समझिए, वो जो रनिंग कंडीशन में चल रहा है, पानी फेंक रहा है ऊपर टंकियों में, तो वो उसका फुल लोड स्पीड है। क्या जी? फुल लोड पे स्पीड। तो फुल लोड स्पीड कहीं ना कहीं सिंक्रोनस स्पीड के पास रहेगा, तो ये इसका फुल लोड स्पीड होगा। अब देखिएगा यहां पर ये इसका मैक्सिमम टॉर्क है जी। ये इसका क्या है जी? मैक्सिमम टॉर्क है। तो इनका भी ध्यान रखना, ये इसका क्या है जी? मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क है जी, ये इसका क्या है? मैक्सिमम टॉर्क है ना, इस कर्व का। या इसी को और क्या बोलते हैं? और इसी को क्या बोलते हैं? चलिए इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। या इसी को और क्या बोलते हैं जी? इसी को और बोलते हैं पुल आउट। पुल आउट टॉर्क। इसी को क्या बोलते हैं जी? पुल आउट टॉर्क। ओके, तो एक कर्व है, जब ये सिर्फ और सिर्फ क्यों है ऐसा कर्व क्यों बना? ड्यू टू मेन वाइंडिंग। क्या बन रहा जी? मेन वाइंडिंग। तो ये समझना है, एक मशीन में शुरुआती दौर में टॉर्क 0 है ना, यहाँ टॉर्क 0 है। धीरे धीरे अगर कोई बंदा फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमा दिया तो ये टॉर्क लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये टॉर्क लगातार बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि मशीन अपने क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंचेगा। मशीन एक टाइम क्या होता है? अपना टी मैक्स पे पहुंचता है। यही मैक्स को यहाँ पे दिखाया हूं, ठीक है ना, मैक्सिमम पे पहुंचता है। रनिंग टॉर्क। तो अभी आपको तीनों टॉर्क समझ में आना चाहिए कि सर किसी मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क अगर 0 से चला तो 0 स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन यहाँ 0 इसलिए हुआ क्योंकि मेन वाइंडिंग है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग है ना। ऑक्सिलरी वाइंडिंग अभी लगाए नहीं। जैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाऊंगा ये स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से चलना कर्व शुरू हो जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आपको पता है वो कर्व कहाँ से शुरू होता था? ऐसा ये कर्व था कि नहीं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क होते हैं, वहां पे सप्लाई देने से तुरंत मशीन घूमने लगता है। लेकिन यहाँ एक वाइंडिंग के सप्लाई देने से आपका मशीन अपने आप नहीं घूमता है, इसीलिए कर्व जो है 0 से स्टार्ट किया। लेकिन 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 इसको बैक करता हूं, इसको बैक करता हूं। आई होप फिलहाल आपने तीनों टॉर्क को समझा। लेकिन व्हेन टू वाइंडिंग एग्जिस्ट, अगर 2 वाइंडिंग हो जाए मशीन के अंदर, जब मशीन के अंदर टू वाइंडिंग हो जाए इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अगर क्या हो? व्हेन 2 वाइंडिंग एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तब क्या हो जाएगा जी? 2 वाइंडिंग का मतलब समझिएगा। ये जो मोटर है ना, अभी तक आपने इसमें कितने वाइंडिंग दिए थे? 1 वाइंडिंग, है ना। स्टेटर पे कितने वाइंडिंग? 1 वाइंडिंग। अब हमने कहा स्टेटर पे कितने वाइंडिंग? 2। एक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक है मेन वाइंडिंग। ओके, और ये तो रोटर है आपका,
ये तो रोटर है जी, ये तो रोटर है आपका मशीन का, है ना। तो एक है मेन वाइंडिंग, एक है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब कर दिया मैंने। तो पहले अभी जो था सिर्फ और सिर्फ क्या था सर, आपका मेन वाइंडिंग था। चलिए ये हटा देता हूं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग खाली कर देता हूं, ये रहने देता हूं, इतना हटाऊं नहीं, समझिएगा बारीकी से। अभी तक इस मशीन में आपका जो था सिर्फ हमने मेन वाइंडिंग लिया, उसी के करस्पॉन्डिंग है ये, इसी के करस्पॉन्डिंग है ना। एक ही वाइंडिंग, सिंगल वाइंडिंग, ये क्या है अभी, सिंगल वाइंडिंग। ये सिंगल वाइंडिंग का कर्व है जी, सिंगल वाइंडिंग का। ऐसे मशीन की स्टार्टिंग टॉर्क 0 होती है। अगर एक बार कोई सपोर्ट कर दे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे, वो एक बार घूमना शुरू कर दिया तो फिर इसका मैक्सिमम टॉर्क भी होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, किसी मशीन का मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब वो अपने स्पीड का 70 से 80% वैल्यू पर रीच कर जाता है। जब वो मैक्सिमम टॉर्क कहां पे होता है, मशीन जब आपके ये लगभग एट 7 to 8 टाइम्स, रुको पहले मैं इसके बारे में एक एक चीज बता दूं, एट 70 to 80%, एट 70 to 80%। जब कोई मशीन अपने स्पीड का 70 to 80% पहुंच जाता है तो लगभग उस टाइम में आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन कोई मशीन 80% का स्पीड पे चलेगा नहीं, वो तो लगभग 99% स्पीड पे चलेगा, है ना। इतना जितना मोटर के लिए रनिंग कंडीशन है वहां पे, तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, उस टाइम रनिंग टॉर्क कम होता है। हमेशा रनिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क से कम ही रहेगा जी, हमेशा रनिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क से कम ही रहता है। देखिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा पहुंचा तो टॉर्क कम, धीरे धीरे स्पीड कम तो टॉर्क ज्यादा, है ना। इसीलिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताया हुआ था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, स्लिप वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि ये चीजें आपने समझ लिया कि रनिंग टॉर्क क्या है, मैक्सिमम टॉर्क या पुल आउट टॉर्क क्या है, और आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या है। अगर आपने ऐसा मशीन लिया और इसके अंदर ध्यान से समझिए आप, यहां से है ना, आइए जी। अब 2 वाइंडिंग यहां मैं दूं, है ना, कितने वाइंडिंग दूं, 2 वाइंडिंग, एक वाइंडिंग ये और दूसरा वाइंडिंग ये, इसको मैं बोलता हूं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसको मैं बोलूंगा मेन वाइंडिंग। ये है हमारा स्टेटर और ये है हमारा रोटर। ओके, अब जब 2 वाइंडिंग दिया, है ना, 2 वाइंडिंग दिया, तो यहां पे देखना है 2 वाइंडिंग से सर मशीन में खुद ब खुद टॉर्क उत्पन्न होता है, वो खुद से घूमने लगता है, तो आपको एडिशनल किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई कहेगा कि कर्व बनाइए, ऐसे कंडीशन में कोई कहेगा कि आपसे कर्व बनाइए, सॉरी, ऐसे कंडीशन में अगर कहता है कोई टॉर्क बनाइए, कर्व बनाइए, तो देखिए कैसे बनेगा जी। ये देखिए टॉर्क का है, टॉर्क है, ये स्पीड का है, और स्पीड में कौन कौन आएगा, स्पीड में कौन कौन सर, स्लिप सॉरी आपका रोटर की स्पीड आएगा और सिंक्रोनस मशीन की भी स्पीड आएगा। ओके, अब आइए सर, अब जो है इसका टॉर्क जो 0 से स्टार्ट होता था वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा सर, ये तो अब स्टार्ट होगा यहां से होगा सर। अब ये स्टार्ट कहां से होगा, या तो जब 2 वाइंडिंग होते हैं मशीन में तो स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है, इसीलिए घूमने लगता है मशीन, है ना। अब जो इसकी ये जो इतना दूर का जो मिला है स्पेस, ये मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, चाहे जो भी हो टॉर्क, न्यूटन मीटर में जितना भी पावर हो, फोर्स हो, वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को बोलेंगे
TST, इसी को क्या बोलते हैं जी? स्टार्टिंग टॉर्क। इसी को क्या बोलते हैं जी? स्टार्टिंग टॉर्क। जब स्टार्टिंग टॉर्क किसको बोलेंगे? जब किसी मोटर को जो नीड होती है, जिस टॉर्क से वो इनिशियली घूम रहा है, जिस टॉर्क से मशीन स्टार्टिंग में घूमता है, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, ना इस मशीन का कहाँ है जी? ये है इसका मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है इसका? Tmax या पुल आउट टॉर्क। ये क्या है मोटर का? ये तो NS है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड है, लेकिन कोई भी रोटर क्या सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगा? नहीं। तो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलेगा तो कब चलेगा सर? वो रनिंग स्पीड पे चलेगा, NR पे चलेगा हमेशा। रोटर जीरो से स्टार्ट, यहाँ NR क्या रखा होगा? जीरो, या NR क्या होगा? जीरो, तो उस टाइम स्टार्टिंग टॉर्क है। इससे पहले वाले कर्व में स्टार्टिंग, यहाँ NR क्या है जी? जीरो। रोटर अभी चलना शुरू भी करता तो अभी घुमा नहीं तो टॉर्क भी नहीं, चल ही नहीं रहा, कोई धकेलने की उम्मीद में है, कोई धकेलेगा तो चलूंगा। लेकिन जब दो वाइंडिंग हमने दे दिया तो ऐसे कंडीशन में मशीन की स्टार्टिंग टॉर्क एग्जिस्ट करने लगा। और अब देखिए ये मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क है, ये मशीन का मैक्सिमम टॉर्क है, और ये मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे आता है ना। अब मशीन कहाँ पे चलेगा जी? यहीं पे चलेगा। तो मशीन यहाँ पे चलेगा तो ये टॉर्क का कर्व, चूंकि ये किसका कर्व जी? टॉर्क का। तो रनिंग कंडीशन में कोई मशीन जब चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो ऐसे कंडीशन में ये इसका क्या है जी? रनिंग टॉर्क। NR क्या है? रोटर स्पीड। क्या है जी? रोटर स्पीड। तो यहाँ पे चला तो उस टाइम ये इसका कौन सा टॉर्क है जी? ये इसका कौन सा टॉर्क है? T रनिंग, रनिंग टॉर्क है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे जी? फुल लोड टॉर्क। और इसी को क्या बोलते हैं? फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क, इसी को क्या बोलेंगे? फुल लोड टॉर्क। अब पूछता है स्टार्टिंग टॉर्क, आपसे ये भी पूछेगा, ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रनिंग टॉर्क से कितना ज्यादा? ये कम होता है थोड़ा। इसके कर्व को यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, ये देखिए, थोड़ा सा और करिए यहाँ पे, एग्जैक्ट अगर कर्व बनाएंगे ना, ये देखिए, इसको रेड से कर देता हूं। एग्जैक्ट अगर ये बनाऊंगा, T स्टार्टिंग है ना, यहां बनाया, और ये तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कौन से? टू वाइंडिंग मशीन में लगभग स्टार्टिंग टॉर्क अलग अलग वैरी करता है। क्यों वैरी करता बताऊं? क्योंकि आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कभी को सिर्फ फेज को दो वाइंडिंग में बदल के स्टार्टिंग टॉर्क बनाते हैं, कभी कुछ कैपेसिटर लगाएंगे। सर कैपेसिटर लगाएंगे तो फेज जो है डिफरेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क बढ़ेगा। तो ये टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क घटते बढ़ते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। इसीलिए पढ़ते हो एक सिंगल वैल्यू कैपेसिटर, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से, फेज स्प्लिट वाला, शेडेड पोल। तो स्टार्टिंग टॉर्क मोटर के हम बदलते रहते हैं सिंगल फेज मोटर का एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और कुछ कंपोनेंट के मदद से, जैसे कैपेसिटर एक लगा दिया, दो लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल किया, वाइंडिंग के साथ किया, हाई रेजिस्टेंस करके किया। तो ये जो मेथड्स हैं ये क्या है? स्टार्ट, एक तो मशीन को स्टार्ट करने का तरीका है, दूसरा एक तो स्टार्ट तो कर ही लिया, साथ के साथ अब जब स्टार्ट हो गया तो फिर इतने मेथड क्यों? दो ही मेथड में काम निकल जाता। एक तो स्टार्टिंग टॉर्क जीरो था, कोई चीज लगा दिया तो स्टार्ट हो गया, तो फिर इतने सारे मेथड क्यों? अब स्टार्टिंग टॉर्क हैवी हो, कई बार ज्यादा चीजों को खींचना हो, तो सर ज्यादा चीजों को खींचना हो तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए वहां पे कहीं ना कहीं दो वैल्यू कैपेसिटर यूज कर लिया, है ना, एक हेवी लार्ज कैपेसिटर का इस्तेमाल कर लिया। और कहीं स्टार्टिंग टॉर्क बहुत पुअर है तो सर छोटा सा कैपेसिटर से भी काम चला लेंगे। कहीं तो हो सकता है कि कैपेसिटर लगाना ही ना पड़े, दो ही वाइंडिंग से काम चला लेंगे, है ना। तो ये जो अलग अलग मेथड है स्टार्ट करने के, उसके कारण टॉर्क भी, स्टार्टिंग टॉर्क भी फ्लक्चुएट करता है जी। आप ज्यादा टॉर्क स्टार्टिंग में ले सकते हो, कम ले सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, बाय एडिंग दी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर। ओके, चलिए, तो यहां भी मैक्सिमम टॉर्क हो गया। तो कई बार यहां पे मान लो मैं कहता हूं कि अगर मैं इसी टॉपिक को देख रहा हूं, किस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा था कौन, यहां पे आइए जी, यहां टॉपिक क्या रहा है, चल रहा है सर फेज स्प्लिट मोटर। तो इसके लिए पूछेगा आपसे क्या, कि इसके लिए पूछेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का कितना गुना होता है फेज स्प्लिट में, तो लगभग 1.5 गुना। यही बोलेंगे टू वैल्यू कैपेसिटर में, तो बोलेंगे ज्यादा होता है सर, 4 गुना, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क 4 गुना। क्लियर है? सो आई होप सो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि यहां पर, अगर मैं यहां बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, यहां पर नेक्स्ट पेज में मुझे लगता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क
टी टॉ एस टी ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है 1.5 to 2 times ऑफ टॉफ एफ एल। टॉ एफ एल मतलब फुल लोड टॉर्क। टॉ एफ एल का क्या मतलब है जी, यहाँ पे टॉ एफ एल का मतलब है फुल लोड टॉर्क, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा लगभग कितना होता है 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। 1.5 टाइम्स ही लिख दो, मोस्टली हर जगह एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 1.5 टाइम्स, है ना। मोस्टली जगह आप देखोगे 1.5 टाइम्स ही रहेगा, बहुत रेयरली 2 टाइम्स रहेंगे, 1.2 टाइम्स, 2 गुना। नहीं तो किसका फुल लोड टॉर्क का, ऑफ फुल लोड टॉर्क लिख ही देता हूं, ऑफ फुल लोड टॉर्क यानी टॉ एफ एल। ओके, मतलब साफ है जी। इस टॉर्क का जो रनिंग टॉर्क होता है उससे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, है ना, इस कंडीशन में, है ना। कब, जब 2 वाइंडिंग के मदद से हमने सिस्टम को चलाया है, 2 वाइंडिंग के मदद से हमने सिस्टम को चलाया है जी। चलिए दूसरा पूछता है आपसे कई बार मैक्सिमम टॉर्क रनिंग टॉर्क से कितना, तो 7 से 8 गुना ज्यादा, है ना। कई बार ये पूछ देगा आपसे मैक्सिमम टॉर्क जो होगा टॉ मैक्स या पुल आउट टॉर्क जो होता है 7 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। टॉ एफ एल क्लियर। अब एक एक चीज दिमाग में बैठ रहा है ना, फुल लोड टॉर्क कहां की बात कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क कहां की बात हो रहा है, रनिंग स्टार्टिंग टॉर्क की कहां से बात हो रहा है, कौन कितने से कितना गुना है। ऑब्वियसली इससे लगभग 7 से 8 गुना हाइट पे होता है, 7 देखिए ज्यादा है, ये इससे थोड़ा ही ज्यादा है तो 1.5 गुना। क्लियर है। आपसे कई बार अब ये भी पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो इस्तेमाल होते हैं वो लगभग कितना परसेंट पे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो इस्तेमाल होते हैं लगभग अपने स्पीड का 70 से 80%, 70 से 75% या, तो वो है पॉइंट ये जहां पे आप फॉल डाउन करते हो। तो एकाएक जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटता है ना तो क्या होता है, टॉर्क भी थोड़ा गिरता है, तब उस टाइम क्या होता है, टॉर्क भी गिरता है। तो रिजल्टेंट टॉर्क का भी हम कर्व देखेंगे आगे, वेट एंड वॉच। तो आई होप सो यहां पे एक एक चीज आपको क्लियर हो चुका है कि सर इसको अगर रेफरेंस मानते हुए एक कर्व बनाऊं तो सर स्टार्टिंग टॉर्क यहां, मैक्सिमम टॉर्क देखूं तो यहां, और सर रनिंग टॉर्क देखूं तो टॉ फुल लोड यहां, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस हो रहा है ना सारा, है ना, डिफरेंस हो रहा है ना। रनिंग सबसे पहले फुल लोड टॉर्क कम, रनिंग शुरुआत का रनिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इतना, मैक्सिमम धीरे धीरे टॉर्क बढ़ता है। तो ये क्या है, ये कौन सा कंडीशन है, ये किस कंडीशन पे कर्व बना, टॉर्क ड्यू टू एक्सिलरी वाइंडिंग अगर आपने मशीन में डाल दिया है जी, एक्सिलरी वाइंडिंग भी डाल दिया है, तो अब मशीन का कर्व आपका ऐसा बनने लगेगा। अब मशीन का कर्व कैसा होगा, ऐसा बनने लगेगा। टॉर्क ड्यू टू एक्सिलरी वाइंडिंग विथ मेन वाइंडिंग, विथ मेन वाइंडिंग की सहायता भी है और दोनों वाइंडिंग की सहायता से तभी हुआ। टॉर्क ड्यू टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग विथ मेन वाइंडिंग। क्लियर। तो आपका फाइनली ये चीजें बन गया जी, है ना, फाइनली ये चीज बन गया। तो मुझे लगता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा माइंड में। फिर भी मैं और भी पॉइंट को देख लेता हूँ। मैक्सिमम टॉर्क क्लियर है जी, पुल आउट टॉर्क क्लियर है, फुल लोड टॉर्क क्लियर है, सिंक्रोनस स्पीड आपको पता है, सप्लाई देते ही मशीन जिस स्पीड से रोटेट करने लगता है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। ओके, कौन सा मशीन नहीं, उसका फील्ड, RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टॉर्क एंड स्पीड, ये सर कैरेक्टरिस्टिक ही है, कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क स्पीड के बीच, ये कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क एंड स्पीड के बीच, ये भी मामला क्लियर है। स्टार्टिंग करंट एंड रनिंग करंट, एक और चीज आ गया जी, स्टार्टिंग करंट और रनिंग कंडीशन। समझिए, जैसे ही आपने मशीन में सप्लाई दिया तो उस टाइम रोटर रुका हुआ था ना, तो वो कौन सा कंडीशन कहलाता है, स्टार्टिंग। आइए पॉइंट लिख देता हूं।
एट स्टार्टिंग एनआर रोटर की स्पीड 0, एट स्टार्टिंग एनआर रोटर इज इन स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ, एनआर मतलब 0। देन एट दैट टाइम मशीन, कौन, ये वाला सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, रिसीव 7 to 8 times of its full load or running current, full load or running current, ओके। यानी जब मशीन रुका हुआ हो, देखिएगा जब मशीन रुका हो तो जो भी सप्लाई एकाएक करंट दिया तो वो यूज नहीं हुआ ना, यूज तो हुआ नहीं, तो एकाएक बहुत लार्ज अमाउंट में करंट जा रहा है, एकाएक बहुत क्या होता है, लार्ज अमाउंट में करंट जाता है, तो करंट इस पे स्ट्राइक करता है। चूंकि मशीन की इतनी बड़ी साइज नहीं होती तो बहुत ज़्यादा सिंगल फेज में स्टार्टर की इस्तेमाल नहीं करते, वही 3 फेज इंडक्शन में स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत साइज जब मशीन का बड़ा होता है उस पर एकाएक करंट अगर लगा तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा, इसलिए तो शुरुआत में कम वोल्टेज, फिर कम बढ़ाते रेटेड करंट देते हैं उस मशीन को। सो ये चूंकि साइज छोटा है तो इतना करंट को बर्दाश्त कर लेता है ना। तो क्या है कि आपके मशीन की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, स्टार्टिंग रोटर करंट या स्टार्टिंग मशीन करंट जब रोटर एनआर 0 पे होता है, देन एट दैट टाइम मशीन रिसीव 7 to 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, 7 से 8 गुना ज्यादा करंट को मशीन क्या करता है जी, रिसीव करता है एट दैट टाइम। तो वो हुआ कौन, स्टार्टिंग करंट। जबकि रनिंग करंट में कंडीशन में करंट क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में जब एनआर हो गया 0, एनआर क्या हो गया जी 0, तो करंट जो होता है 7 to 8 टाइम्स ऑफ IFL फुल लोड करंट का। जब एनआर पहुंच गया थोड़ा सा कम रहता है NS से, जब एनआर क्या हो गया थोड़ा सा कम रहता है NS से, यानी फुल लोड स्पीड पे, तो आपका जो करंट होता है वो आपका फुल लोड करंट रहता है, जो भी नीड होगी उतना करंट रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो बताएंगे जी, कोई ऐसा है जिनको लगता हो कि क्लियर नहीं है तो बताएगा। चलिए जी, कोई ऐसा हो जिनको लगता हो कि बताएगा। एक सेकेंड ये चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पे, एक जो ये टॉर्क होगा ना, ये जो टॉर्क है, कर्व कहाँ गया इसका, ये जो टॉर्क होता है ना इसका 2.5 टाइम्स ही होता है, 2.5 से 3 टाइम्स होता है। तो मैं एक बार कहाँ पे लिखाया था, एक चीज कहीं पे लिखवाया था ना, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये 7 to 8 टाइम्स नहीं होता जी, लगभग 2.5 गुना होता है। कितना, 2.5 टाइम्स। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना जी, बाय मिस्टेक 7 to 8 टाइम करेंट होता है, 7 to 8 टाइम करेंट होता है, ना कि टॉर्क, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है, मैक्सिमम जो टॉर्क होता है वो आपके रनिंग टॉर्क का 2.5 गुना होता है। इस टॉर्क का ये 2.5 गुना है ना, 1 गुना 2 गुना 2.5 गुना, है ना। और ये है 1.5 गुना, यानी ये 10 का 15, क्लियर है। और ये 10 का 20 25, है ना, क्लियर है, 10 का 25 और ये 10 का 15, ऐसा टॉर्क होता है, क्लियर। तो आई होप सो ये भी टर्म समझ में आ गया। नाउ और अब कौन सा वर्ड है सर, एक रनिंग करंट, रनिंग टॉर्क करंट पता चल गया ना, जब रनिंग में हो। टाइम फेज डिफरेंस एंड वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, कई बार आपको 90 डिग्री लिखा रहेगा और कहेगा फेज डिफरेंस जो है
30 डिग्री का फेज डिफरेंस और दो करंट का, तो ये भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो एक चीज और आइए यहां पे समझिएगा, वाइंडिंग फेज डिस्प्लेसमेंट ये रिप्रेजेंट करता है जी। देखिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा ना, आइए देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो एक वाइंडिंग ये है ऐसे, तो दूसरा स्टेटर पे जो वाइंडिंग होगा ऐसे, है ना। इन दोनों के बीच एंगल जब आप देखोगे, इन दोनों के बीच एंगल जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे, यहां से आइए, जब दोनों के बीच एंगल देखोगे तो ये हमेशा कितना मेंटेन किया जाता है, 90 डिग्री। ये हमेशा कौन सर, एक वो जो होता है सर्कुलर, पर एक वाइंडिंग इधर तो दूसरा इधर, तो कितना डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री पे। कितना, 90 डिग्री पे। तो ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल देंगे वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं जी, वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। हमेशा कितना होना चाहिए, 90। एक आरएमएफ बनाने के लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग यानी एक्जुलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट में कहूं तो वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट वर्ड समझिए, नॉट फेज डिस्प्लेसमेंट। वाइंडिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक वाइंडिंग ऐसे है तो दूसरा इधर है, एक वाइंडिंग इधर है तो दूसरा इधर है, क्लियर है, ये देखिए 90 डिग्री, क्लियर। तो इस तरीके से आप कहोगे सर कहीं मशीन में इधर खाली रहता है क्या, इधर दो ही जगह वाइंडिंग रहता है, इधर खाली होते हैं, नहीं। इस वाइंडिंग को आधा यहां करते हैं और आधा यहां कर देते हैं। रेड वाले को आधा इसके तार को लेके आए नीचे, तो ये एक दूसरे के सामने, और ये वाला को इसके सामने, तो इसका कनेक्शन इसी से रहता है और इसका कनेक्शन इससे रहता है। तो तब भी हमेशा हमेशा कितने के लिए रहेगा जी, 90 डिग्री, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। तो आई होप सो, ये तो इसके बारे में हो गया। तो फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, आइए उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। तो आपने देखा वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वाइंडिंग के बातों को बता रहा है, जबकि फेज डिस्प्लेसमेंट बता रहा है क्या, कि दो करंट के बीच के एंगल। टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अगर ये मैं कहता हूं ये वेव है मेन वाइंडिंग का, क्या, मेन वाइंडिंग का करंट का, तो दूसरा लैग कर रहा है, इंडक्टिव नेचर रखा है वो भी, या रेजिस्टिव नेचर, दो भी जिस तरीके से हमने किया हुआ है। जो मेन वाइंडिंग होता है वो लैगिंग होता है। फाइनली आपने देखा होगा मेन वाइंडिंग जो है वो लैगिंग चलेगा, और लीडिंग कौन चल रहा था जी, लीडिंग कौन चल रहा था, एक्जुलरी वाला। अब देखिए, है ना, अब देखिए ये क्या है जी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट और ये मेन वाइंडिंग करंट, इन दोनों के बीच क्या है जी, एंगल, ये है अल्फा, यही तो है अल्फा। यहाँ पे दो करंट के बीच का एंगल है जी, इसीलिए टॉर्क का वैल्यू इस अल्फा के वैल्यू के वेरिएशन से बढ़ेगा घटेगा। जो डेवलप्ड टॉर्क के मशीन में वो किसके है जी, IA इंटू IM इंटू साइन अल्फा पे डिपेंड कर रहा था। तो ये अल्फा वेरी करता है ना, ये अल्फा वेरी करता है। अब ये अल्फा कभी ये 90 और उस 90 में बच्चा कंफ्यूज है कि मास्टर बोल रहा था कि हमेशा 90 है, कभी ये अल्फा बोलेगा कि इस कंडीशन में, इस वाला मतलब फेज स्प्लिट वाले में अल्फा का मान लगभग 30 डिग्री होता है या 35 डिग्री होता है। ऑब्वियसली 30-35 डिग्री होगा तो टॉर्क स्टार्टिंग कम होगा। और जब सिंगल वैल्यू कैपेसिटर का बात कर लूं, एक कैपेसिटर लगा दूं तो जी अल्फा का मान बढ़ जाता है, दो वेव के बीच एंगल बढ़ जाता है तो टॉर्क बढ़ जाएगा, फिर दो कैपेसिटर की मदद से और टॉर्क बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो ये अल्फा है, तो इसको बोलते हैं जी टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट। और फेज डिफरेंस अल्फा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा, है ना। फेज डिस्प्लेसमेंट अल्फा एकदम क्लियर हो चुका है कि कंफ्यूज नहीं करना जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर इस टाइप का मशीन हो, सर किस टाइप का मशीन हो, फॉर स्प्लिट फेज मोटर, फॉर स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट जो आपके घरों के मोटर लगे होंगे
या ऐसा आपके घरों में तो एक कैपेसिटर लगा रहता है, उसकी स्टार्टिंग टॉर्क और ज़्यादा रखी जाती है। जब हम फेज स्प्लिट वाला में कहें, जब जहाँ पे कैपेसिटर भी ना लगाएं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच लेकिन वहाँ पे हो, तो ऐसे कंडीशन में वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 90 ऑलवेज, हमेशा कितना जी। तो ये वाइंडिंग वाली 90 डिग्री की बात कर रहा है, किसकी, न वाइंडिंग वाले 90 डिग्री की बात कर रहा है ना। ये वाइंडिंग वाला 90 डिग्री की बात कर रहा है, ये वाला। क्लियर, मशीन के अंदर। ओके, लेकिन आपसे बोलेगा फेज डिफरेंस और टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट तो ये जिसको अल्फा बोल रहे हैं, ये अप टू 30 डिग्री होता है। किसके लिए, फॉर स्प्लिट फेज। तो अल्फा कम होता है, इसलिए टॉर्क इसका क्या होता है जी, पुअर होता है। इस टाइप के मशीन का टॉर्क जो होता है वो पुअर होता है। क्यों, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शन है जी, आई एम साइन 30 डिग्री। ये कम तो ये कम। क्लियर है ना। तो इसीलिए अब धीरे धीरे कैपेसिटर लगाएंगे तो फेज डिस्प्लेसमेंट दोनों का बढ़ेगा। टाइम फेज डिफरेंस मतलब कि यहाँ पे टाइम वर्ड यूज हुआ नहीं, वेव के टाइम वाले कर्व का टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो आई होप सो ये सारे टॉपिक आज के आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी रहा होगा तो आज सब क्लियर रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हमेशा रहे, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कुछ करना पड़े। और बिल्कुल जब आप एंड तक पाओगे तो आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर और विजुअलाइज रूप में होंगे। आपको लगेगा कि और इसमें क्या पढ़ें, कोई टॉपिक ऐसा बचता ही नहीं जिसमें चीज़ें छूट जाती होगी। तो आई होप सो हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, थैंक यू।